हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। तो कल हम लोग लेसन नंबर 3 में आगे पढ़ रहे थे, बंधुत्व समानता वगैरह को देखते हुए। तो कल हमने जो है इसमें महाभारत के एक प्रसंग को आपका पढ़ा था। द्रौपदी के प्रसंग को हमने पढ़ लिया और संपत्ति और में स्त्री और पुरुष के बीच विभिन्नता कैसी है उसको हमने जानने का प्रयास किया। क्लियर है। तो इन सारी चीजों को हमने देखा कि भाई संपत्ति पे किसका अधिकार होता है, स्त्रियों का कितना अधिकार है, और जो पितृसत्तात्मक जो आपकी सत्ता है उसमें राजा का लड़का, बड़ा लड़का है जो आपका ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र ही क्या बनता है, आपका राजा बनता है। और ऐसी परंपरा हमारी मनुस्मृति में चली आई है और ये 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच इसका देखने को हमको ज्यादा मिलता है। उधर हमने वर्ण और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत हमने चीजों को देखा कि वे संपत्ति और वर्ण का अधिकार किस प्रकार है और कैसे कैसे ये सारी चीजें हैं, किस प्रकार ये वर्ण मिलता है। एक एक चीजों को हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। और धनागढ़ शूद्र का एक हमको कहानी मिलती है, ठीक, महादान में, उसको हमने देखने का प्रयास किया इन सबको। और हमने एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा को प्रयास किया कि भाई वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा किस प्रकार से काम करती है, क्या वो सारी चीजें हैं, इन सबको हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। तो इतना हम लोग देख चुके थे कल जो है, कल के प्रसंग के अंतर्गत। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। कोई डाउट किसी प्रकार का कि संपत्ति में, वैकल्पिक संपत्ति में भागीदारी किस प्रकार की है, एक बार इसको देख लें फिर आगे बढ़े। देख लिया, निर्धन दानी सरदार। अब निर्धन जो दानी सरदार है उसकी थोड़ी एक कहानी, एक प्रसंग है, उसको देखते हैं। यह रचना पुरु नारू से उद्धित है, जो तमिल संगम साहित्य की एक पदावधि है। इस रचना का एक चरण अपने आश्रयदाता का चित्रण और कवियों के समक्ष ये भाती है। अर्थात उसके आश्रयदाता के पास रोज दूसरों को खर्चा करने के लिए धन का है, किंतु इतना आदेश भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान करने से मना कर देता है। यह इतरात में रहता है और दान प्रिय है। वह चरणों की सूत्रा को सूत्र है। तुम अपने गरीबों को समाप्त करना चाहते हो, तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हो, साथ आओ। सभी चारणों में, होठ में इतने दक्ष हैं कि उसमें प्रार्थना करें कि अपनी भूख को छीन पसली दिखाए तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएं और उसे सक्षम हाथ वाले कहें, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो और एक भाला जिस पर सीधा फालक हो। ये हमको देखना है। क्लियर है। देख लीजिए, क्या कर दो, एक फाला, एक भालक बाकी तैयार कर दो। देख लिया आपने, आगे बढ़े। ऐसा कोई डाउट, कोई क्वेरी? देख लिया। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध है। बोधों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है, साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोध को नियमित किया है। जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर अपना दृष्टिकोण सामने सूत पिटक नामक ग्रंथ की एक मिथक है। और प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, अविकसित था। जीव शांति के लिए निर्बाध लोग रहते थे और प्राकृतिक उतना ही ग्रहण करते थे जितना कि एक समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी। कैसी होती थी? इतनी। यानी कि सूत पिटक ग्रंथों में हमें चीजें मिली हैं कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो जीव शांति पर, अपने आप पर आश्रित रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना उन्हें भोजन की आवश्यकता थी।
अगर उनको जीवन जीने के लिए एक टाइम खाना बहुत था तो वो लोग एक टाइम खाना खाए। क्लियर है? ऐसी कहानी हमको सुत पिटक में मिलती है, और सुत पिटक आपको क्लियर होना चाहिए, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर है? चलिए, तो इसको हमने पढ़ा और देखा, किंतु यह व्यवस्था पतनशील हुई। पतन मतलब आज थी, फिर उसका धीरे धीरे से क्षण हो गया। मनुष्य आधिकारिक, लालची, प्रतिहिंसा और कपटी हो गया। इस स्थिति में उन्हें विचार किया कि हम क्या मनुष्य का चयन करें। उचित बात पर क्रोधित हुआ और पड़तालना ज्यादा था, उसको पड़ताल करें और निष्कासित किया गया, और निष्कासित करके ही बदले में उसे चावल का अंश देते थे। लोगों द्वारा चुने गए कारकों में महामहतव की उपाधि प्राप्त की। क्या कहा उसे? महामहतव की उपाधि। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता है। जो राजा है वो लोगों द्वारा चुना गया पद है, उस पर निर्भर करता है। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले देते थे। मिथक इस बात को दर्शाते हैं कि आर्थिक सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ है। इसलिए कुछ आशा भी हैं। मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाने रखने के लिए जिम्मेदार था, और भविष्य में उसे परिवर्तनशील लाया जा सका। क्या कर सका? भविष्य में वो आपका परिवर्तनशील हो चुका, और परिवर्तनशीलता लाया जा चुका। ये सारी चीजों को क्लियर है? या देख लिया? आगे बढ़ जाएं। अब है साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल। ये जो साहित्यिक स्रोत है उसका इस्तेमाल, यदि आप इस अध्याय में स्रोत की ओर गौर करेंगे तो आप पाएंगे इतिहासकार किसी ग्रंथ के विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। पाली, प्राकृत, तमिल जो असम द्वारा बोली जाती है, संस्कृत जो विशेष रूप से पुरोहित और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इतिहासकार ग्रंथ में इस प्रकार ध्यान देते हैं कि मंत्र जो अनुष्ठानिक कार्य द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात कथा ग्रंथ जिन्हें लोग पढ़ा और सुना है तथा उनमें दिलचस्प दोहराया जा सकता है। इतिहासकार लेखकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि दृष्टिकोण और विचारों के ग्रंथों के रूप में इन ग्रंथों का श्रोताओं पर इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं को अभिरुचि ध्यान दिया है। इतिहास ग्रंथों में संभावित संकलन रचना काल और उसकी रचनाओं का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी ग्रंथ की वस्तु विषय का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसे जटिल ग्रंथों के संदर्भ में कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा, और कह रहे हैं कि ये सारी कल्पना की जा सकती है, जो हम काम कर रहे हैं ये काम करना कितना कठिन होगा। तो इतिहास के बारे में जानना, उसके दृष्टिकोण, उसके विचार, और ग्रंथों में इतिहासकार का परीक्षण करना, उसकी अभिरुचि, और इन सब चीजों को विषयक और महावरत जैसे जटिल ग्रंथ में ये चीजें ढूंढना और करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। कैसा है? अपने आप में चैलेंज है और बड़ा अलग है, और सब उनको देखने का और जानने का पूरा पूरा प्रयास इसमें रहा और किया गया। क्लियर है? तो इनको हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए चलिए भाषा और विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का पाठ जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो संस्कृत में है। यदि अन्य भाषाओं के अनेक संस्करण मिले हैं, महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेद और प्रशस्तियां संस्कृत के कई अधिक सरल है। संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापार स्तर पर समझा जा सकता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो शीर्षक
आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रहण और उपदेशात्मक भागों की सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु विभाजन पूरी तरह से अपने एकांकी नहीं। उपदेशात्मक अंशों की कहानियां होती हैं। बहुविधा आख्यानों में समाज के सबका निहित रहता है। आधिकारिक इतिहास इस बात पर एकदम महाभारत की वस्तु और नाट्य कथा उपदेशात्मक अंश पर जुड़े हैं। कैसे हैं? जो उपदेशात्मक अंश है और कथन है वो उसमें जुड़े हैं, और उन्हीं का जुड़ाव हम लोग आपका देखते हैं। अब देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक श्रीमद् भागवत गीता। जब भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो उस उपदेश जो दिए थे उन्हीं उपदेशों को हम लोग श्रीमद् भागवत यानी कि भागवत कहते हैं। जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, इस दृश्य को चित्र और मूर्तियों में कई बार दर्शाया गया है। जो 18वीं शताब्दी का चित्र है, उस जमाने किस तरह से बताने का और समझाने का प्रयास किया गया। क्लियर है? हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आरंभिक संस्कृत परंपराओं में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया। इसका अर्थ है कि ऐसा था, क्या महाभारत में सचमुच हुए युद्ध का स्मरण किया जा सकता है? इसके बारे में हम निश्चित रूप से ही कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच इस युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथन है। अन्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि के और साक्ष्य नहीं होते हैं। अरे कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया स्वजन यानी कि आपस में जो भाईजानों में जो अटैक हुआ था, ये तो आपको कुरु वाले लोग जो आपस में लड़े थे, इनका जो मध्य युद्ध हुआ उसे महाभारत कहा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हमको वो प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले युद्ध के जो होने चाहिए। लेखक एक या कई और तिथियां। इस ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। अब कह रहे जो ग्रंथ है ये महाभारत किसने लिखा? संभवतः मूल कथा के रचित भट्ट सारथी थे, जिन्हें सूक्त कहते थे। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ क्षेत्रीय युद्ध में जाते थे, उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेक्षण मौखिक रूप से, प्रेक्षण मतलब बताने का तरीका जो होता है, प्रेक्षण मतलब होता है बताने का तरीका। आप मुख से बोलकर बता रहे हैं, लिखकर बता रहे हैं, सांकेतिक बता रहे हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा को परंपराओं में अधिकार कर लिया, और इस काल में कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है। मात सरदार से राजतंत्र के रूप में उभरे ये नए राज्य इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे, और यह भी संभव है नए राज्य की स्थापना के समय उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई। इस कहानी के कुछ भाग का वर्णन ऐसा है। कह रहे पहले कहानी जो थी महाभारत की ये मौखिक थी, और मौखिक होने की वजह से कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब इसको हम, प्रेक्षण जो है मौखिक है, अब इसको हमको लिखना चाहिए। नए नए राजवंश आए, तो जब नए राजवंश आते हैं तो व्यवस्था उलट पलट होती है। तो ये व्यवस्था उलट पलट होने की वजह से ही ये नए राजवंश को, इन कथन को लिखने का मौका। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए और देखिए, गणेश जी बैठे हुए हैं। लीपक जो लिखने का काम किया है, गणेश लीपक श्री गणेश के अनुसार व्यास ने इस कथा को श्री गणेश को लिखवाया और इस चित्र को महाभारत में फारसी में अनुवाद किया गया।
कहने का मतलब मैं आपको एक जानकारी छोटी सी देना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी परंपरा लिखित है कि जो वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी ने इसको केवल अपने मुख से बोला है। महाभारत लिखने का काम जो लीपक है, जो उसको लिखा है, वो श्री गणेश ने लिखा है। क्लियर है? आप अगर बद्रीनाथ से आगे चलेंगे माणा की तरफ, तो आपको व्यास गुफा और गणेश गुफा मिलेगी। कहा जाता है कि वहां बैठकर ही महाभारत की रचना हुई है। क्लियर है? ये तो पुराने प्रसंग को बाद में फारसी में ट्रांसलेट करने का प्रयास। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच इस ग्रंथ की रचना एक चरण में हमको दिखती है। वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभाव हो रही थी। श्री कृष्ण को इस महाकाव्य में महत्वपूर्ण नायक, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा है। कालांतर में 200 से 400 ईसा पूर्व के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत से जुड़े हैं और परिवर्तनों के कारण ही इन ग्रंथों में अपने प्रारंभिक रूप से संभावना है कि इतने श्लोक कम रह गए होंगे। इनको पढ़ा 1 लाख श्लोक वाला यह साहित्यिक परंपरा बृहद रचना ऋषि व्यास माने जाते हैं। इतनी बड़ा को रचना करने वाले कौन है? ऋषि वेद व्यास। क्या है? ऋषि वेद व्यास। तो कुछ ऐसे अनूठे पहलू जिनको आपको पता होना चाहिए। दृश्यता की खोज, जो विजिबिलिटी है, जो आपकी दृश्यता है, इसकी खोज की अगर आप बात करोगे तो देखिए, महाभारत में दृश्यता की खोज, महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्ध, वन, राजमहल और वस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-1952 में पुरातात्विकविदों ने बीबी लाल मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किए। 1951-52 में तो पुरातत्व था बीबी लाल, मेरठ जिले में हस्तिनापुर पड़ता है। यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था। नामों की समानता में एक संयोग हो सकता है। कह रहे कि एक बात ऐसा हो सकता है कि संयोगात्मक हो, जो गांव उस समय महाभारत में दिखाया गया वो आज भी हो। कह रहे मात्र एक संयोगात्मक हो सकता है। क्लियर है? हालांकि नामों की समानता के संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में पूरा स्थल का होना कुरु राजवंश की स्थिति, जो गंगा का ऊपरी हिस्सा है दोआब का, वहां पर होना ये कुरु राजवंश की स्थिति है। और उसको क्या करता है? ये इंगित करता है। क्लियर है? यह कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है थी, इसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यह आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिसमें दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 12वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर बने घरों के बारे में लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र में उत्खनन हुआ वहां घेराव से कोई निश्चित परियोजना तो नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी दीवार, कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी की पलस्तर की खोज इस बात को दर्शाती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडे से बनी थी, जिन मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। 3वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच लाल कहते हैं कि तृतीय काल में घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे। इनमें पोशाक घाट, ईंट के नाले, गंदे नाली के निकासियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वया मूल कुल्पों में इसका इस्तेमाल था, कच्चा माल था। क्या इस नगर का चित्रण महाकाव्यों में कथनात्मक रूप से जोड़ दिया गया है या फिर ऐसे ही इसको बताने का प्रयास किया? अरे केवल तुमने ऐसी कथनात्मक जोड़ दिया गया, बताने का प्रयास किया? नगरों का विकास अथवा मात्र कवियों की कल्पना ने उड़ाना था, जिसकी साक्ष्य की तुलना में हमें अभी कोई प्रमाण नहीं किया जा सकता। हिंदी इस पर नहीं कह सकते। एक उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा है द्रौपदी से पांडवों का विवाह। बहु
पति विवाह का महाकाव्य में इस अंश का विश्लेषण करते हैं कि लेखकों को इस तरीके का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। कह रहे जिस तरह द्रौपदी के बहुपति प्रथा थी उसको वहां समझाने का, उसको एक्सप्लेन करने का भी इन्होंने प्रयास किया। किसने? इतिहासकार ने। आप देख सकते हैं। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।